तो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस कर्व, जो कि आपका रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो रेजोनेंस कर्व क्या होता है, पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो किसी भी सीरीज आरएलसी सर्किट या पैरेलल आरएलसी सर्किट में सप्लाई करंट और सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बीच में ड्रॉ होने वाले कर्व को ही रेजोनेंस कर्व कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप के सर्किट की बात कर रहे हैं, एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो जब दो टाइप के सर्किट है तो हमको दो शेप के कर्व मिलेंगे। तो हम लोग फिगर में देख रहे हैं फिगर 1 और फिगर 2। तो जो फिगर 1 है वो हमारा रेजोनेंस कर्व है किसके लिए, सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए। फिगर 2 वो हमारा सर्किट रेजोनेंस कर्व है किसके लिए, पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए। तो जब कभी भी हमको रेजोनेंस कर्व ड्रा करना होता है तो हमको क्या करना होता है कि उस गिवन सर्किट की फ्रीक्वेंसी को ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो जब ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो हम सीरीज आरएलसी के केस में देखते हैं कि करंट की वैल्यू भी ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। फिर जब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते एक ऐसे पॉइंट पे आती है कि वहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और फर्दर उस पॉइंट से बढ़ने पे क्या होता है कि जो करंट की वैल्यू डाउनफॉल के ऑर्डर में आने लगता है। तो हम बात करेंगे कि करंट की वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम पाई जाती है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग नोट डाउन करते हैं, और उसी फ्रीक्वेंसी को उस आरएलसी सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी कि अगर किसी आरएलसी सर्किट में आपको पहले भी पॉइंट बता दिया गया कि रेजोनेंस कंडीशन में कि इन आरएलसी सीरीज आरएलसी सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी यानी कि उस सर्किट की इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में जो इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होती है वो बताया गया था, वो जब किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे कि पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए। तो पैरेलल आरएलसी सर्किट में जस्ट इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब शुरुआती दौरान बढ़ता है। यहाँ पे शुरुआती दौरान में क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट की वैल्यू पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए मिनिमम होती है। तो अगर करंट मिनिमम हुए तो हमने आपको भी बताया कि आई और जेड एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी कि अगर जिस केस में आई मिनिमम हो उस केस में जेड मैक्सिमम हो, यानी पैरेलल आरएलसी सर्किट में जेड की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कर्व के दो टाइप के शेप लेते हैं, यानी कि किसी भी सीरीज आरएलसी सर्किट में कर्व का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है उस सर्किट में लगे हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू की। करेंगे तो हाई वैल्यू पे उस रेजोनेंस कर्व का जो शेप आएगा वो ऑलमोस्ट फ्लैट आएगा। लेकिन अगर हम लो वैल्यू पे उसी रेजोनेंस कर्व का शेप चेक करेंगे तो वो शार्पली पिक्ड आएगा। अब ऐसी बात करेंगे कि हम लोग कि तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है आई मैक्स, लेकिन जब हम करंट की आरएमएस वैल्यू बात करते हैं जो कि किसके बराबर होता है, आई मैक्स बाई रूट 2 पे। तो आरएमएस वैल्यू से जब हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं तो रेजोनेंस कर्व को दो जहाँ कट करता है, एक एफआर के पहले एक एफआर के बाद। तो एफआर के पहले वाले पॉइंट को जो हम नीचे आकर के जब फ्रीक्वेंसी वाले लाइन पे देखते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग F1 से डिनोट करते हैं। एफआर के बाद वाले पॉइंट को मतलब जो जहाँ पे रेजोनेंस कर्व कट किया उससे नीचे आएंगे तो जो एफ वाली लाइन पे जो टच करेगा उस फ्रीक्वेंसी को F2 करेंगे। तो F1 और F2 को नाम दिया गया है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा पहले पड़ेगा एफआर से जो कि F1 कहला रहा है तो उसको नाम दिया गया है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो बाद पड़ेगा F2 के एफआर के वो हमारा जो कि हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहला है तो उसको नाम दिया गया है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, उन पॉइंट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ ऑलमोस्ट फ्लैट होगा, फ्लैट नहीं, यहाँ पे वर्ड मिस्टेक लिखा गया है तो इसको आप लोग फ्लैट समझेंगे। तो अब हमने बात कर लिया कि F1 F2 क्या है। तो F1 F2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे कुछ पॉइंट है उनको बात करेंगे। तो हमने बताया था कि F1 F2 कब मिलता है, जब हम लोग RMS वैल्यू से एक डॉटेड लाइन खींचेंगे तो कर्व को कट करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि F1 F2 पे जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, कौन सी वैल्यू है,
करंट की आर एम एस वैल्यू। करंट की आर एम एस वैल्यू किसके बराबर होती है, आई मैक्स बाई रूट टू के। और आई मैक्स बाई रूट टू का मतलब ये हो गया कि F1 F2 पे मिलने वाला करंट 1/√2 टाइम्स होगा FR पे मिलने वाली करंट के। तो FR पे मिलने वाला करंट कौन सा हमारा, आई मैक्स है। ओके, नंबर 2 बात करेंगे। तो नंबर 2 बात करेंगे कि अगर हमारा करंट √2 टाइम्स होगा तो इम्पीडेंस भी √2 टाइम्स होगा, क्योंकि आपको बताया गया कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म हैं। तो जब रेसिप्रोकल टर्म है तो अगर करंट 1/√2 टाइम्स, तो यहाँ √2 टाइम्स होगा। अब बात करेंगे कि एट रेजोनेंस जेड की वैल्यू आर के बराबर होता है, यानी कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे जेड की वैल्यू √2 आर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे पावर एट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो जो F1 F2 पावर मिलेगा वो पावर क्या होगा, वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे मिलने वाली पावर का आधा है। इसलिए इन फ्रिक्वेंसीज को F1 F2 को नाम दिया जाए हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज में। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको ये हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज के नाम से भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के नाम से। तो हमको ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं जो कि F1 F2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे, इसमें एक नया टॉपिक आता है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होता है, तो ये जो हमारा F1 F2 है, जो हमारा लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहला रहा है रेजोनेंस कर्व में, तो इन F1 और F2 मतलब इन बैंड्स के बीच में जो लाई करेगा बैंड, F1 F2 के बीच में लाई करने वाले बैंड को ही बैंडविड्थ कहा जाता है। द बैंड लाइज बिटवीन द अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज नोन एज बैंडविड्थ। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एफ which is measured in hertz or sometimes measured in delta omega, at that time measured in radian per second। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे द बैंड्स लाइज बिटवीन द लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज बैंडविड्थ। अब हमको इसमें दो टाइप के रिलेशन पूछे जाते हैं। पहला रिलेशन होता है कि रिलेशन बिटवीन F1, F2 एंड FR, और दूसरा होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ बैंडविड्थ डेल्टा एफ। तो पहले हम लोग रिलेशन बिटवीन F1, F2, FR और एक्सप्रेशन ऑफ बैंडविड्थ को निकालने के लिए पहले हम लोग समझेंगे कि पहले से हम जानते हैं। तो किसी भी सीरीज RLC सर्किट के लिए हम लोग जानते हैं कि इम्पीडेंस जेड का फार्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लेकिन हम बात किए कि बैंडविड्थ कहाँ मिलेगा, F1 F2 बैंड्स के बीच में। तो अब हम लोग एट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे बात करेंगे। तो एट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जेड की वैल्यू किसके बराबर है, √2 इंटू आर के, जैसा कि यहाँ पॉइंट 2 में लिखा गया है पॉइंट रिगार्डिंग एट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में कि √2 इंटू आर के बराबर होगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जेड की यहाँ इसको रखते हैं और सिंपली इसको सॉल्व करते हुए आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टेप में आएगा कि XL माइनस XC इक्वल टू प्लस माइनस आर, जिसको आप लोग सिंपली क्या करना है, बोथ साइड में आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद इसमें जो चौथा स्टेप आएगा वो हमारा आएगा XL माइनस XC इक्वल टू प्लस माइनस आर। अब बात करेंगे प्लस आर किसके लिए, माइनस आर किसके लिए है। तो जो FR के रिस्पेक्ट में बड़ा है उसको प्लस में लिखेंगे, और जो FR के रिस्पेक्ट में छोटा है उसको माइनस में लिखेंगे। कहने का मतलब FR के रिस्पेक्ट में हमारा बड़ा क्या है, F2। तो F2 पे जो R होगा वो प्लस R होगा, और उससे छोटा क्या है F1, तो उसको उस पर जो R लिखेंगे वो माइनस R लिखेंगे। तो एट F1 तो XL को लिखेंगे XL1 और XC को लिखेंगे XC1। और इसके F1 पे हमने बताया क्या यूज़ करना है, माइनस। तो XL को जब हम रिप्लेस करेंगे तो ω1L माइनस 1/ωc इक्वल टू माइनस R। इसी तरह F2 पे लिखेंगे तो XL2 माइनस XC2 इक्वल टू क्या, प्लस R। और X2 को नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो XL2 माइनस ω2L माइनस 1/ωc इक्वल टू R हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे जो एट F1 पे मिला वो इक्वेशन 1 मान लेंगे, और जो एट F2 पे मिला है उसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इस तरह से अब दोनों इक्वेशन का एक बार एडिशन करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जब एडिशन करेंगे तो उस टाइम हमको रिलेशन बिटवीन F1, F2 एंड FR मिल जाएगा। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उस टाइम हमको एक्सप्रेशन ऑफ बैंडविड्थ मिल जाएगा। तो पहला एक पॉइंट में हम लोग रिलेशन बिटवीन F1, F2 एंड FR निकालने जा रहे हैं। तो अनएडिंग इक्वेशन है 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में को जब ऐड करेंगे तो देखेंगे हमारा LHS साइड का LL कॉमन है, तो कॉमन लेकर के लिखेंगे ω1 प्लस ω2 इंटू L, और यहाँ पे 1/c कॉमन है तो माइनस भी कॉमन लेते हुए लिखेंगे 1/2
ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 इंटू 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेते हुए सॉल्व कर करके आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का आएगा ये, जिसमें ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा L माइनस 1 अपॉन सी इंटू 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 अपॉन प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 0 में डिवाइड होकर के 0 हो जाएगा। तो आपका बचेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, ये वाला राइट हैंड साइड में चलेगा। तो L इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटू 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 के जहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन L इंटू सी। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन ए नाम दे दिया गया है, जिसका यूज अभी हम लोग आगे बैंडविड्थ के एक्सप्रेशन में करेंगे। अब ओमेगा 1 की वैल्यू आप लोग जानते हैं 2πf1 लिखेंगे, ओमेगा 2 की वैल्यू 2πf2 लिखेंगे। इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे f1 इंटू f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π² नहीं, यहाँ पे 4π² रहेगा। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे नोटेशन थोड़ा गलत हो गया है। तो यहाँ पे f1 इंटू f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π² इंटू L इंटू सी, जहाँ पे ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वेयर fr इक्वल टू ये जानते हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4π² के बराबर हो गया। यहाँ भी नोटेशन गलत है। तो यहाँ पे यानी कि f1 इंटू f2 इक्वल टू हो जाएगा fr²। तो यहाँ पे इसको fr इक्वल टू लिख सकते हैं √ f1 इंटू f2। नेक्स्ट इसी तरह बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन डेल्टा f इक्वल टू हो जाएगा। तो हमने बताया कि ये एक्सप्रेशन कब मिलेगा, क्योंकि बैंडविड्थ डेल्टा f इक्वल टू होता है f2 माइनस f1। यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग माइनस करेंगे। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो इस तरह से हमारा आ जाएगा L कॉमन होगा तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, वहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा सी कॉमन होगा तो वहाँ से 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2। फिर इसको सॉल्व करते हुए आएंगे तो लास्ट स्टेप में हमको मिलेगा क्या कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू R/L। सिंपली आपको सॉल्व करते आना है। बीच में 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू इक्वेशन ए से रखा गया है, जो कि हमने अभी ऊपर बताया कि इसका यूज बैंडविड्थ के एक्सप्रेशन में पड़ेगा। तो वो रख देना है, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू L इंटू सी हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम देखेंगे कि एक लास्ट स्टेप से पहले कुछ हमारा आया है क्या कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू R/L। तो हमने बताया था बैंडविड्थ को दो फॉर्म में डिनोट करते हैं, एक डेल्टा एफ एक डेल्टा ओमेगा। तो इस टाइम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू R/L, जिसको हम मेजर करेंगे रेडियन पर सेकंड में। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जब इसी ओमेगा 2 को हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे तो 2πf2 माइनस 2πf1 हो जाएगा। 2π कॉमन हो जाएगा तो 2π ब्रैकेट में f2 माइनस f1 इक्वल टू R/L। तो जब इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो यहाँ f2 माइनस f1 को ही क्या बताया गया डेल्टा f। तो डेल्टा f इक्वल टू R/2πL हो जाएगा। तो ये हमारा बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग हर्ट्ज में मेजर करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह रिलेशन है हमारा कि रिलेशन बिटवीन डेल्टा एफ क्यू फैक्टर एंड FR। तो हमारा जब हम लोग उन सारे फार्मूलेज को कैलकुलेट कर लेंगे तो जब फार्मूलेज को आपस में एक दूसरे के यहाँ पुट करेंगे तो हमको एक रिलेशन देखने को मिलेगा कि क्यू फैक्टर जो कि बराबर होता है FR अपॉन डेल्टा एफ के। मतलब किसी भी सर्किट के लिए क्यू फैक्टर की वैल्यू हमने बताया था क्या होता है 1/R√L/C। FR की वैल्यू 1/2π रूट में L इंटू सी, और डेल्टा अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया R/2πL। तो इनको जब हम आपस में पुट करेंगे तो हमको ये रिलेशन देखने को मिलेगा कि क्यू फैक्टर इक्वल टू FR अपॉन डेल्टा एफ होता है। ठीक, इसी तरह रिलेशन बिटवीन f1, f2, FR एंड डेल्टा एफ। तो ये रिलेशन को हमने कहीं डेरिवेट करके नहीं निकाला, इस रिलेशन को हम लोग रेजोनेंस कर्व को समझ के निकाले। तो रेजोनेंस कर्व को समझ के निकालने का मतलब ये है कि यहाँ पे समझें, जैसे कि रेजोनेंस कर्व में हम लोग जहाँ बनाए हैं यहाँ पे इस रेजोनेंस कर्व में जो डेल्टा एफ वो कहाँ से है f1 से f2 तक, और इसकी वैल्यू को क्या लिखे हैं हम लोग f2 माइनस f1। तो जो FR वो f1 और f2 के मिड में, यानी कि ये डेल्टा एफ को क्या कर रहा है 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। f1 से FR तक ये डेल्टा f/2 हो जाएगा और FR से f2 तक ये डेल्टा f/2 हो जाएगा। तो जैसे डेल्टा एफ को हम लोग लिख सकते हैं f2 माइनस f1, इसी तरह डेल्टा f/2 को पहले पोर्शन के लिए लिख सकते हैं FR माइनस f1, और दूसरे पोर्शन के लिए लिख सकते हैं f2 माइनस FR। तो यहाँ पर हम जब समझेंगे तो देखिए डेल्टा एफ इक्वल टू पहले पोर्शन के लिए FR माइनस f1 और दूसरे पोर्शन के लिए f2 माइनस FR। तो यहाँ से f1 की वैल्यू हो जाएगी FR माइनस डेल्टा f/2, और यहाँ से f2 की वैल्यू हो जाएगी FR प्लस डेल्टा f/2, जो कि हमको रेजोनेंस कर्व से मिला। कहीं से अलग से फार्मूलेट डिराइव करके इसको नहीं लाएंगे। तो इसी तरह से ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ रेजोनेंस का। धन्यवाद आप सभी को।